कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े बिना ही बस आई एग्री पे क्लिक कर दिया हो? हम सबने किया है। आज हम कानूनी दस्तावेजों की इसी दुनिया को थोड़ा आसान बनाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी के हर बड़े मोड़ के लिए एक तरह से रोड मैप है। चाहे घर किराए पर लेना हो या कोई बड़ी डील करनी हो। ये एहसास हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। जब सामने वो कानूनी भाषा से भरा डॉक्यूमेंट होता है तो मन में एक सवाल आता है, कहीं मैं किसी गलत चीज पर तो साइन नहीं कर रहा। ये कन्फ्यूजन बहुत ही आम है, पर अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये काफी महंगा पड़ सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक लाइन इन दस्तावेजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये सिर्फ कागज पर लिखी स्याही नहीं है, ये तो जिंदा चीजों की तरह हैं जिनका असल दुनिया पर असर होता है और जिन्हें वक्त की कसौटी पर परखा जाता है। सोचिए एक बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट भी उसके साथ साथ ग्रो करता है, नई नई चुनौतियों का सामना करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ जुबानी बात या हाथ मिलाने पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिखे हुए शब्द चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। मेरे एक दोस्त ने सिर्फ जुबानी वादे पर अपनी कार बेच दी थी और बाद में पेमेंट को लेकर जो सिरदर्द हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था। एक रिटन एग्रीमेंट दोनों पार्टियों को मजबूर करता है कि वे ठीक से सोचें कि वो क्या वादा कर रहे हैं। इससे किसने क्या कहा था वाले झगड़े की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, और अगर कल को कुछ गलत हो जाए तो एक ठोस सबूत हाथ में होता है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना? पर अच्छी खबर ये है कि लगभग सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स एक ही बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अग्रीमेंट चाहे एक पन्ने का हो या 100 पन्नों का, वो हमेशा इन 4 बेसिक स्टेप्स पर ही बना होता है। इसे एक घर बनाने की तरह सोचिए। पहला कदम है नींव, यानी डॉक्यूमेंट का टाइटल और उसमें शामिल लोग। दूसरा कदम है दीवारें, यानी सौदे की मेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तीसरा कदम है छत, यानी दोनों पार्टियों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आखिर में चौथा कदम है घर की चाबियां, यानी सिग्नेचर्स, जो इसे लीगली बाइंडिंग बना देते हैं। बस इस स्ट्रक्चर को समझना ही आधी जंग जीत लेने जैसा है। अच्छा, तो अब जब हम मूल बातें जान गए हैं तो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स जिंदगी की कुछ सबसे आम और ज़रूरी सिचुएशंस में कैसे लागू होते हैं। शायद जिंदगी का पहला बड़ा कानूनी दस्तावेज जिसका सामना ज़्यादातर लोग करते हैं वो तब आता है जब वो रहने के लिए अपनी पहली जगह ढूंढते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे करने के 2 बहुत अलग अलग कानूनी तरीके हैं? यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। एक लीज आपको उस प्रॉपर्टी में एक कानूनी हक या इंटरेस्ट देती है। इसका मतलब यह है कि मकान मालिक आपको बिना किसी ठोस वजह के नहीं निकाल सकता। आप एक तरह से लॉन्ग टर्म किराएदार हैं। दूसरी तरफ लाइसेंस सिर्फ उस जगह को इस्तेमाल करने की परमिशन है, जैसे किसी होटल या एयरबीएनबी में रहना। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक किराएदार के तौर पर आपके अधिकार इसी पर टिके होते हैं। चलिए अब अगले बड़े माइलस्टोन पर चलते हैं, अपना घर खरीदना। ये प्रोसेस अक्सर 2 स्टेप्स में होता है और हर स्टेप का अपना एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। इसे ऐसे समझिए, अग्रीमेंट टू सेल यानी बिक्री का समझौता एक तरह से सगाई है। ये भविष्य में प्रॉपर्टी बेचने का एक पक्का वादा है जिसमें सारी शर्तें तय हो जाती हैं। और सेल डीड यानी बिक्री विलेख वो शादी की रस्म है। ये वो फाइनल डॉक्यूमेंट है जिससे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक असल में आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों का मकसद अलग अलग है। जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें अपने काम, जैसे प्रॉपर्टी बेचना या बैंक के काम, किसी और को सौंपने पड़ते हैं। इसके लिए एक बहुत पावरफुल लीगल टूल होता है जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। ये भी मेनली 2 तरह का होता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का स्कोप बहुत बड़ा होता है। ये एक मास्टर की तरह है जो एजेंट को आपके बैंक खाते से लेकर प्रॉपर्टी तक सब कुछ संभालने का अधिकार दे सकता है। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का स्कोप बहुत स्पेसिफिक होता है। ये सिर्फ एक खास काम के लिए होता है, जैसे कि जब आप शहर से बाहर हों तो आपकी कोई एक प्रॉपर्टी बेचना। तो सही प्रकार चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पावर किसी और को देना चाहते हैं। तो तब क्या होता है जब अग्रीमेंट्स में डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं? क्या कोर्ट जाना ही एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल नहीं। आजकल एक ज्यादा मॉडर्न और अक्सर बेहतर तरीका मौजूद है जिसे कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ADR।
ये टेबल एडीआर के 3 मुख्य तरीकों को बहुत साफ-साफ दिखाती है। आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट कोर्ट की तरह है, जहां एक एक्सपर्ट दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाता है जो मानना पड़ता है। कॉन्सिलिएशन में एक एक्सपर्ट एक सॉल्यूशन सुझाता है, लेकिन उसे मानना या ना मानना पार्टियों पर है। और मीडिएशन में एक न्यूट्रल व्यक्ति बस दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाता है ताकि वो खुद किसी सॉल्यूशन पर पहुंच सकें। ये तरीके कोर्ट के चक्करों और तनाव से बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक सिंपल प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में डालते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आए, तो एक गहरी सांस लें और इस चेकलिस्ट को याद रखें। पढ़िए, सवाल पूछिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, ये जानिए कि अग्रीमेंट खत्म कैसे होगा और पैसों का लेन देन कैसे होगा। ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा कंट्रोल में रखेंगे और भविष्य की परेशानियों से बचाएंगे। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का अगला बड़ा फैसला क्या है? क्या वो एक नया जॉब ऑफर है, एक नया बिजनेस है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट? इन सब में एक अग्रीमेंट जरूर शामिल होगा। तो आगे बढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और याद रखिए कि इन दस्तावेजों को समझना डरावना नहीं है, बल्कि ये आपको ताकत देता है। ज्ञान के साथ अपने भविष्य को अपने हाथों में लीजिए।